This topic is about the phenomena of beats. Okay, what are the beats and how they are produced? We have to see in this lecture today. अभी देखो ऐसा है कि दो साउंड वेव्स, ओके, बताता हूँ फिर ठीक से कि अगर दो साउंड वेव्स है हमारे पास और वो दोनों साउंड वेव्स अगर एट अ टाइम अगर बजते हैं तो हमको ये पता है कि दोनों का सुपरपोजिशन होता है. सुपरपोजिशन मतलब क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि whenever the two or more waves arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently of the other, and basically the net displacement at that point is actually going to be the vector sum of the individual displacements produced due to all the waves arriving at that point. तो मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आके मिलते हैं तो हर वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट वहां पे प्रोड्यूस करता है, ऐसा समझ के कि दूसरा वेव प्रेजेंट है ही नहीं. और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उस पॉइंट पे वो पर्टिकुलरली कितना होता है, ये सभी वेव्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ डिस्प्लेसमेंट है उन सब के वेक्टर सम के बराबर ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है. ये सिंपल सी बात जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है. और अभी लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था कि उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक एस्पेक्ट हमने देखा था जिसको हमने स्टेशनरी वेव्स बोला. व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स? द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स which are identical in all respects but they are moving in opposite directions. तो देखो स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है? The waves should be of same amplitude, same wavelength, same period, same frequency. Only they should be traveling in the opposite directions like this. So whenever these conditions are met, what happens is stationary waves are formed. We know that we have already studied the large number of stationary waves, like the stationary waves which are formed on the stretched string. Whenever the string is plucked at the middle, the two waves are started from the string and they travel in the opposite directions. They just reflect back from the end points and they come together and meet each other and stationary waves are formed. Even in case of a closed pipe के केस में भी हमने देखा कि अगर कोई क्लोज पाइप है और उसके ऊपर अगर हम सपोज इस तरह से अगर एयर ब्लो करते हैं जेंटली, पता है ना, ऐसा है कोई भी पेन का कैप है अगर सपोज हमारे पास है और पेन के कैप के अंदर अगर हम सपोज इस तरह से ऐसा एयर ब्लो करते हैं तो जो जाने वाले वेव्स है और वापस आने वाले जो वेव्स है वो हमेशा स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि जाने वाले वेव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और आने वाले वेव्स जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहे हैं. तो ये जाने वाले और आने वाले दोनों वेव्स आइडेंटिकल है, बाकी सब उनका चीजें सेम है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब सेम है, सिर्फ उनका जो डायरेक्शन है, ट्रैवल करने का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ अपोजिट है और इसलिए वहां पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं. और इवन ओपन पाइप का भी हमने एग्जांपल देखा. ओपन पाइप के केस में भी क्या होता है, जो जाने वाले वेव्स होते हैं तो वो और जस्ट रिफ्लेक्ट होके आने वाले वेव्स, ओपन एंड से भी वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं. ये भी हमको समझना है. ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा तुमको, किसी किसी को तो कई स्टूडेंट्स जो है उनको ये बात बहुत खटकती है कि हाउ कैन द वेव्स बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओपन एंड है वो, वहां से रिफ्लेक्ट होने का क्या सवाल होता है, क्या कैसे पॉसिबल है? तो ये हमको बिलीव करना है कि वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओपन एंड आल्सो इन द सेम वे एज द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम. तो रेयर मीडियम के सरफेस से जैसे वेव रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम वैसे ही ओपन एंड से भी वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. और इसी की वजह से क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है जो फ्लूट जो हम बजाते हैं ना, बांसुरी जो बजाते हैं, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक तरफ से हम वेव्स इंटर करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, मतलब एक तरह से वेव्स इंटर कर रहे हैं, बट वो वेव्स जो है वो जाके वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं और जो जाने वाले वेव्स और आने वाले वेव्स ये दोनों जब इंटरफेयर करते हैं तो वो वहां पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं और उसी की वजह से हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के विसल्स मिलते हैं. ये विसल्स फॉर्म होना ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है स्टेशनरी वेव्स का. चलो ठीक है, अभी स्टेशनरी वेव्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर का एक पार्ट है. देखो ठीक से,
The principle of superposition is a very broad concept. We have to understand it correctly. See, in this principle of superposition, there are different देखो ठीक से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर क्या क्या आ जाता है वो हम देख सकते हैं आराम से। तो ये सपोज हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो उसके अंदर इसका जो स्टडी है उसके अंदर सबसे पहले आता है इंटरफेरेंस, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा। ठीक है, इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरा उसके बाद आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, जो हमने उसके बाद देखा, स्टेशनरी वेव्स। ओके, और उसके बाद आ जाता है तीसरा जो है उसको हम बोलेंगे बीट्स, जो कि हमको आज के लेक्चर में स्टडी करना है। अभी देखो, इंटरफेरेंस होने के लिए देयर शुड बी द फेज डिफरेंस, द टू वेव्स मस्ट हैव सम फेज डिफरेंस। बाकी एम्पलीट्यूड इक्वल हो ना हो कोई परवाह नहीं। तो इक्वेशंस जो है स्टेशनरी वेव्स सॉरी इंटरफेरेंस फॉर्म होने के लिए जो इक्वेशंस है वेव्स के, वो इस तरह के होने जरूरी होते हैं, जो कि y1 दैट इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t ओनली, एंड दूसरा होता है y2 जो कि बनेगा a2, चलो ठीक है कैपिटल A2 या स्मॉल a2 भी चल जाएगा, तो साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi. Here this phi is a very important factor to understand, and this phi actually causes the interference, remember. तो ये जो phi जो है, ये phi ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ही इंटरफेरेंस होता है। बेसिकली इंटरफेरेंस होने का रीजन ही ये फेज डिफरेंस हुआ करता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस phi whether it is integral multiple of pi or 2 pi, we get the constructive or destructive interference. ओके तो ये सब पूरा जो है वो इंटरफेरेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, दूसरा हम अभी बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स के बारे में। तो स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है? द वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पीरियड, सेम वेवलेंथ, बट ओनली शुड हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। तो उनके डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होने चाहिए। इसलिए स्टेशनरी वेव्स के अंदर हम क्या करते हैं, इक्वेशंस कैसे लेते हैं, देखो वेव्स के। तो एक इक्वेशन बनता है y1 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक ऐसा इक्वेशन बनता है। और दूसरा इक्वेशन हमारा बनता है y2 इज इक्वल टू a सेम एज इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ ये यहाँ पे जो है माइनस के बदले प्लस आ जाता है, क्योंकि ये वेव्स जो है वो सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंट है, डायरेक्शन में। और इसकी वजह से यहाँ पे होता ऐसा है कि वेव्स जो है वो दोनों वेव्स एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है, तो तभी जाके स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये स्टेशनरी वेव्स के फॉर्म होने का कंडीशन है कि the waves must be traveling in the opposite directions. Okay, that's why we take these equations as the raw material for the constructing the equation for stationary waves. Remember, तो ये इन दोनों से हम स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन बनाते हैं। इन दोनों को यूज करके हम इंटरफेरेंस का इक्वेशन बनाते हैं। अभी हम ये देख सकते हैं बिट्स के अंदर क्या होता है। बिट्स में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही यूज होता है। देखो यहाँ पे भी हम क्या करना है हमको y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यही हमको करना है। इधर भी वही करना है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यही हमको करना है। और यहाँ पे भी हमको y इक्वल टू y1 प्लस y2 ही करना है। लेकिन अब यहाँ पे बिट्स के लिए कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन है बिट्स के लिए, तो वो अच्छी तरह से याद रख लो। बिट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द two waves arriving at a point have the say different frequency, slightly different frequency, remember. तो ये कंडीशन है, they should have slightly different frequency. हेलो, हाँ, गुड इवनिंग।
ओके, सो बेसिकली ये होता है ना कि देखो ठीक से कि y1 प्लस y2, लेकिन अभी यहाँ पे देखो बीट्स फॉर्म कब होते हैं ये हमको समझना है. When the beats are formed is when the frequencies are slightly different. Remember, slightly different frequencies. Okay, तो इसमें यह इक्वेशन कैसे बनेंगे देखो. तो amplitudes must be the same, but the frequencies must be slightly different. Slightly means not very much different. तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए. तो दे शुड बी नियरली इक्वल, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, नियरली इक्वल. तो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज जो है, ऐसे ये कंडीशन है स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होने के लिए, सॉरी बीट्स फॉर्म होने के लिए. तो अभी इक्वेशन कैसा बनेगा देखो इसका. तो इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से. जो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिलेगा तो वो रहेगा y1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a sin 2 पाई n1t, और दूसरा इक्वेशन हमको मिलेगा y2 विच इज इक्वल टू a sin ब्रैकेट में आ जाएगा 2 पाई इंटू n2t. okay, here n1 and n2 are going to be slightly different, remember. तो ये n1 और n2 जो है वो थोड़ा फर्क है उनके अंदर, याद रखो. अभी ये इस टाइप का जब हम करते हैं तो ऐसा जब होता है कि एक स्टेशनरी जब बीट्स फॉर्म होते हैं और दो वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग है, तो उसकी वजह से होता क्या है देखो ठीक से. देखो ठीक से तो होता क्या है कि उसको हम देखेंगे एक बार. सपोज द फर्स्ट वेव इज ऑफ, अच्छा पहले हम ऐसा करेंगे कि प्रैक्टिकली देखेंगे. ठीक है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली exactly. क्योंकि देखो होता क्या है कि एक ओवरऑल मैं बताता हूँ तुमको कि जब एक वेव, समझो कि एक ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास, मान लो ये एक ट्यूनिंग फोर्क है. ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी है मान लो कि 240 हर्ट्ज. ओके, 240 हर्ट्ज. और दूसरा एक ट्यूनिंग फोर्क है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है सपोज 245 हर्ट्ज. ओके, 245 हर्ट्ज. ठीक है, तो जैसे ही ये ट्यूनिंग फोर्क बजने लगेगा तो इसमें से वेव्स निकलेंगे जिनका फ्रीक्वेंसी जो है वो 240 हर्ट्ज होगा. और ये ट्यूनिंग फोर्क जब बजेगा तो उस समय भी सेम वैसे ही वेव्स निकलेंगे जिनका फ्रीक्वेंसी एक्चुअली 245 हर्ट्ज होगा. ठीक है, अभी ये दोनों वेव्स, ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क जब साथ साथ बजेंगे, एक साथ प्ले होंगे, तो उस समय हमको क्या मिलता है देखो ठीक से. तो वी कैन हियर the sound of frequency which is the average of these two. अभी चलो सपोज इसको अगर हम सपोज 2 मिनट के लिए 246 245 नहीं बल्कि 244 समझ लेते हैं. ठीक है, 244 हर्ट्ज. अभी मुझे बताओ 240 और 244 इन दोनों का एवरेज क्या बनता है? 242, करेक्ट है. तो 242 इतने हर्ट्ज के वेव्स का फ्रीक्वेंसी का हमको वेव मिलेगा, नो डाउट. ये दोनों को ऐड करने से ये वेव हमको मिलेगा, इस फ्रीक्वेंसी का वेव मिलेगा. लेकिन उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है तो वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा. तो एम्पलीट्यूड विल बी वेरिएबल. the amplitude of this wave will be variable. It will be maximum in the start, then it will go on decreasing continuously, becomes zero, and then it will go on increasing, and then again go on decreasing and becomes zero, again will go on increasing and becomes maximum and slow on like that. तो इसी तरह से ही चलता रहेगा कि जो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि the amplitude will not be a constant but it will be variable and it will vary in this way. अब ये एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सिंग बोलते हैं. वैक्सिंग, वैक्सिंग मतलब द पोर्शन एट विच द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, एंड वैनिंग इज द पोर्शन एट विच द एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम. ये देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैनिंग. रिमेंबर, तो ये हो गया वैक्सिंग, ये हो गया वैनिंग, ये वापस क्या हो गया? वैक्सिंग हो गया, और ये फिर से हमको वैनिंग मिल गया, ये फिर से वैक्सिंग है, और ये फिर से वैनिंग है, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू इंफिनिटी. तो ये चलता ही रहता है, कंटिन्यूअसली ये होता रहता है. एंड दिस वैक्सिंग एंड वैनिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटली, एंड
they are produced at equal time intervals. ये इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू वैक्सीन्स, ये दिख रहा है, सपोज ये फर्स्ट वैक्सीन और ये सेकेंड वैक्सीन, इन दोनों के बीच में जो टाइम जाता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ बीट्स। रिमेंबर, उसको टी बीट्स लिख सकते हैं, नो डाउट। और ये जो पीरियड है, अच्छा, दो वैक्सीन के बीच में भी टाइम उतना ही होता है और दो वैनिंग्स के बीच में भी टाइम उतना ही होता है। देख सकते हो ठीक से, ये सपोज फर्स्ट वैनिंग, दिस इज अ वैनिंग एंड दिस इज अगेन अनदर वैनिंग, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा या टाइम गैप होगा वो भी उतना ही होगा, उसको ही भी हम पीरियड ऑफ बिट्स बोल सकते हैं। अभी बिट मतलब क्या, देखो ठीक से, कि बिट मतलब एक वैक्सिंग प्लस एक वैनिंग कंस्टिट्यूट्स अ बिट। रिमेंबर, बिट मतलब होता है ऐसा है कि एक वैक्सिंग और एक वैनिंग दोनों को मिला के एक बिट कहा जाता है। ये हो गया एक बिट। सेम वही रिपीट हो गया यहाँ से आगे, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे दूसरा बिट। तो इस तरह से ये जो है, इधर से इधर तक ये एक बिट हो गया, इधर से इधर तक दूसरा बिट हो गया, ये तीसरा बिट हो गया। ऐसे ये अलग अलग बिट्स हमको मिलते हैं। सो दीज आर द फिनोमेना ऑफ बिट्स। whenever the bits are formed, what happens is waxing and waning are produced and they are produced after equal intervals. तो ये जो वैक्सिंग वैनिंग्स है वो इक्वल इंटरवल्स के बाद प्रोड्यूस होते हैं। चलो ठीक है, अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। देखो, देयर इज अ वेबसाइट विच कैन प्रोड्यूस द नोट्स ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा है, ये देखो, दिस इज अ वेबसाइट, इट्स कॉल्ड एज अ ऑनलाइन टोन जनरेटर। उसका यूज हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहले ये याद रखो ठीक से कि दिस इज द ऑनलाइन टोन जनरेटर। व्हाट डज इट मीन? इट इज अ वेबसाइट बाय विच वी कैन जनरेट द टोन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। अभी ये देखो ठीक से, अभी अच्छा, आपको अभी साउंड जो है वो भी सुनाई देगा। देखो, अभी ये है हमारा ऑनलाइन टोन जनरेटर। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है ना कि अलग अलग टोन्स हम जनरेट कर सकते हैं। अगर सपोज आपको ये 579 या चलो 580 हर्ट्ज का टोन जनरेट करना है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम रखेंगे और वहां पे यहाँ पे सिर्फ प्ले का बटन दबाएंगे, तो जैसे सुनाई दे रहा है, सुनाई दिया सबको? यस सर। हाँ, यस सर। ओके ओके। तो अभी देखो, ये जो है, अभी ये 580 हर्ट्ज का टोन था। अभी अगर सपोज हमको इसको चेंज करना है, सपोज वी वांट टू प्रोड्यूस अ टोन ऑफ 140 हर्ट्ज सपोज, तो आप इसको कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे प्ले बोलेंगे। सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस। आप देख सकते हो इस टोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ठीक ना? कम कम का मतलब क्या हुआ, समझा ठीक से? इट्स जस्ट लाइक अ बफेलो वॉइस, ओके, बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज लेस। देखो, ये हाई फ्रीक्वेंसी का टोन है, 180 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है उसका। ये देखो, 200 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज। ओके, तो इससे हम अलग अलग टोन्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, जब अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का टोन अगर जनरेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हमको सुनाई देगा। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के टोन भी हम जनरेट कर सकते हैं।
ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का टोन है, ऑलमोस्ट 50,000 15,000 ऑलमोस्ट उसका फ्रीक्वेंसी है। चलो ठीक है, अभी ये हमने जस्ट एक बार देखा कि अलग अलग टोन्स किस तरह से जनरेट होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या करने वाले देखो कि 350 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी का टोन हम जनरेट करेंगे। ये सपोज देखो, अभी ये 350 हर्ट्ज का टोन है, उसका साउंड सुनो ठीक से कैसे सुनाई देता है। ओके ठीक है, अभी यहाँ पे एक दूसरे स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो ये दूसरे स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे फिर से वही वेबसाइट ओपन किया हुआ है। सेम वेबसाइट है, सेम, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग है। देखो फ्रीक्वेंसी उसका है अभी 578 हर्ट्ज, और वहां पे कितना था, ये देखो 350 था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी 350 के नजदीक लेके जाता हूँ। ये सपोज अभी 350 के नजदीक लेके गया, हाँ अभी 355 लेके गया, हाँ 355, सॉरी 350 हर्ट्ज है। अभी मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, देखो ठीक से, अगर 357, चलो 358 कर दिया। ओके, अभी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बताओ। ये दिख रहा है, ये वाला 350 हर्ट्ज का है और ये वाला जो है वो 358 हर्ट्ज का है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दिख रहा है कि नहीं, 8 हर्ट्ज का डिफरेंस है, देखो। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों टोन्स साथ साथ बजाता हूँ और तुमको देखो कैसा सुनो देगा। ठीक है, ये मैंने चालू किया, अभी ये भी चालू किया। Can you count the number of beats per second? मुश्किल है, छोड़ो। अब देखो एक मैंने बंद कर दिया, अब एक ही चल रहा है, वो भी बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ देखो कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है ना वो थोड़ा कम करता हूँ, 356 कर देता हूँ। चलो अभी मुझे बताओ डिफरेंस कितना है, 350 और इधर 356। ओके, द डिफरेंस इज 6। डू यू एग्री? ओके, अभी मैं क्या करता हूँ देखो, दोनों को अभी फिर से प्ले करता हूँ। अभी कुछ फर्क समझ में आया तुमको, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ गया? तो ठीक है, अगर नहीं भी समझा होगा तो भी जस्ट ऑब्जर्व करो। अभी आगे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो ठीक से, मैं इसका फ्रीक्वेंसी और थोड़ा कम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं 354 कर रहा हूँ। ओके, और अभी इसको दोनों को अभी प्ले करता हूँ साथ साथ, और अभी देखो कुछ डिफरेंस लगता है क्या। अभी देखो पहले डिफरेंस कितना था, 8 का था एकदम स्टार्ट में, हाँ? उसके बाद हमने डिफरेंस कितना बनाया, 6 का डिफरेंस बनाया, और अभी हम 4 का डिफरेंस बना रहे हैं। देखो इधर ये 354 और ये 350, मतलब 4 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी सपोज मैं इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरे वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो और कम करता हूँ, 352 करता हूँ अभी, सपोज 352 ओनली। नाउ सी द डिफरेंस। अभी इसको प्ले किया, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है सबको? अगर मैंने अभी इसका फ्रीक्वेंसी जो है दूसरे वाले का, इसको अगर सपोज 353 कर दिया, 353 है, अभी बढ़ा दिया मैंने डिफरेंस। पहले पहले 2 का डिफरेंस था, अभी 3 का डिफरेंस आ गया। देखो इधर 350 है, इधर 353 है। ठीक है, अभी इसको मैं प्ले करता हूँ और इसको भी प्ले करता हूँ, क्या हो रहा है? और अगर मान लो 1 का डिफरेंस कर देंगे तो क्या होगा, ये देखो अभी प्ले किया, देखो अभी। तो क्या तुमको पता चल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर व्हेन द डिफरेंस इज चेंज्ड? कौन बताएगा?
अरे बोलो कुछ। यस। हितेश। हितेश हिरवे। सर साउंड का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। साउंड का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है? ये तो बहुत ही रफ स्टेटमेंट हो गया। एग्जैक्ट क्या हो रहा है बता सकते हो और डिटेल में? बीपीएम चेंज हो रहा है सर। क्या क्या? बीपीएम चेंज हो रहा है। ओके, मतलब जो बीट्स हमको मिल रहे हैं पर सेकेंड यस यस, बीट्स वो पर चेंज हो रहा सेकेंड। है। देखो फिर से एक बार देखो। ये देखो, अभी जब मैंने पहले अभी यहाँ पे 350 है, यहाँ पे 351 है, ठीक है? तो जब हम इसको भी प्ले कर रहे हैं और इसको भी प्ले किया, तो इतनी एक बात तो तुमको समझ में आ रही है कि जब दो वेव्स एट अ टाइम प्ले किए जा रहे हैं, तो होता ऐसा है ना कि जो एक इन दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड तो हो जाता है, मतलब ऐड तो हो जाता है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहता है। एम्पलीट्यूड का मतलब जो साउंड का जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहता है और वो चेंज होता है, लेकिन उसके चेंज होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली 1 सेकेंड के बराबर बनता है। हेलो। हाँ संजीत। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ, मैं लेक्चर में हूँ संजीत। ओके ओके। ओके तो बेसिकली ये अभी सपोज हमने अगर फ्रीक्वेंसी अगर इसका 252 बढ़ा दिया, तो अभी डिफरेंस दो का बन गया। डिफरेंस दो का होने की वजह से क्या होता है देखो कि एक सेकेंड में दो बार हमको बीट सुनाई देते हैं। ये बात डिफरेंस टू का है, इसलिए हमको एक सेकेंड में दो बार बीट सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी अगर डिफरेंस तीन का करेंगे तो क्या होगा देखो, एक सेकेंड में तीन बार हमको साउंड टूट टूट के सुनाई देगा। टूट टूट के मतलब बीच में वो गायब हो जाएगा, बीच में वापस आ जाएगा, वापस गायब हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये ऐसा एक सेकेंड में तीन बार साउंड टूटेगा। ओके, चेक करो एक बार ठीक से। एक सेकेंड में तीन बार वो टूट रहा है। अगर एक सेकेंड में तीन बार टूट रहा है तो एक सेकेंड में तीन बार वो बढ़ेगा भी, तो जरूर बढ़ेगा भी। इसलिए देखा जाता है कि द बीट्स फ्रीक्वेंसी हियर इज 3 पर सेकेंड, 3 बीट्स पर सेकेंड, ऐसा हम बोलेंगे। अगर अभी डिफरेंस अगर मैंने 4 का कर दिया, देखो ठीक से, ये डिफरेंस मैंने अभी कर दिया 4 का, तो अभी क्या हो रहा है, एक सेकंड में 4 बार बीट्स सुनाई दे रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि बीट्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा इन दोनों के फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर हुआ करता है, डिफरेंस के। याद रखो ये बात ठीक से। अगर अभी अभी अगर मैंने ये अगर 5 कर दिया डिफरेंस, तो नो डाउट एक सेकेंड में जरूर 5 हमको बीट सुनाई देंगे। फास्ट हो रहा है ना, अभी थोड़ा फटाफट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोड्यूस हो रहे हैं पर सेकेंड, करेक्ट है? ओके, बट अगर आप अभी सपोज एक बात समझो इसमें कि अगर मैं डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा कर देता हूँ, अगर मान लो ये डिफरेंस जो है वो 60 कर दिया, मतलब 10 से भी ज्यादा कर दिया, 10 से भी ज्यादा, अभी डिफरेंस कितना है 15 है, 15, लेकिन अभी हमको बीट सुनाई नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो कान का जो एबिलिटी है वो ये है कि एक सेकेंड में वो 10 बार के जो साउंड है, मतलब 10 बार अगर साउंड चेंज होता है तो वही सुन पाता है, सुन सकता है। क्योंकि कोई भी साउंड हमारे कान पे जब इंसिडेंट होता है तो वो सिर्फ 1/10 सेकेंड तक वहां पे रह पाता है, और अगर उससे उससे पहले मतलब उससे कम डिस्टेंस पे या कम इंटरवल पे अगर कोई दूसरा साउंड हमारे कान पे गिरता है तो वो साउंड के बीच में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से हमको वो दोनों एक ही सुनाई देते हैं। तो देखो यहाँ पे यही रीजन है। तो देखो
काउंट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते सेपरेट, इसका वही रीजन है। और अगर हमने डिफरेंस और बढ़ा दिया, सपोज समझो 20 कर दिया, तो अभी तो और ही ज्यादा फास्ट होगा। ओके, अभी और एक बात सोचो कि ये तो चलो 350 है, नो डाउट। अभी अगर मैं इसको 350.5 करता हूं, देखो ठीक से, इसको मैंने 350.5 कर दिया, मतलब अभी डिफरेंस कितना हो गया, ठीक है, डिफरेंस अभी 0.5 का हो गया। तो अभी बिट्स कितने मिलने चाहिए बताओ? तो बिट्स मिलने चाहिए 2 सेकेंड में 1 बिट मिलना चाहिए। देखो इधर 2 सेकेंड में 1 बिट, समझा ठीक से? तो देखो ये मैंने प्ले किया, इसको भी प्ले किया, सॉरी इसको मुझे 350.5 करना चाहिए था, 350.5। ओके यस, अभी देखो ठीक से, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ठीक से? डिफरेंस मैंने 0.5 कर दिया, ओनली 0.5, जिसकी वजह से 2 सेकेंड में एक बार हिट सुनाई दे रहा है। और अगर डिफरेंस में 0.2 कर देता हूं, तो देखो अभी तो क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करते हो बताओ? कौन बताएगा क्या होना चाहिए? देखो इधर डिफरेंस कितना है अभी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 350 और इसका फ्रीक्वेंसी है 350.2, 350.2। तो अभी डिफरेंस सिर्फ 0.2 का है, तो अभी क्या होना चाहिए 1/0.2, मतलब कितना होता है 5। तो 5 सेकेंड के अंदर 1 बिट सुनाई देगा, करके देखो। तो ये बात हम समझ सकते हैं आराम से। और ये अभी देखो ठीक से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने जैसी, कि अभी सपोज अभी व्हाइट वेव जो है, पहला वाला ऊपर वाला जो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी सपोज 15 है, और अभी दूसरा वाला जो वेव है उसका भी फ्रीक्वेंसी मैंने 15 रखा। और अगर दोनों को अगर साथ साथ स्टार्ट किया, तो देखो ये जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन के बराबर होगा, नो डाउट। ओके, लेकिन अभी देखो अगर मैंने सपोज कि एक वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 रखा, लेकिन दूसरे वाले वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 रख दिया, देखो हम भी। और अगर इसको हमने स्टार्ट किया, तो देखो क्या होगा, the two waves will be in phase at some instant of time, and they will be out of phase at some other instant of time, and the resultant intensity will become minimum here। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, वैनिंग, और ये इसको क्या बोलेंगे, वैक्सिंग। फिर से ये वैनिंग प्रोड्यूस हो गया, देखो यहाँ पे फिर से वैक्सिंग आने वाला है। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं आराम से कि वैक्सिंग एंड वैनिंग आर प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटली। बट अभी एक बात समझो इसमें ठीक से, कि अगर मैंने देखो ये स्टॉप कर दिया, और अगर सपोज मैंने इसका फ्रीक्वेंसी चेंज किया, 13 कर दिया, अब नाउ द वैक्सिंग एंड वैनिंग्स विल बी प्रोड्यूस्ड, बट दे विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रीक्वेंटली, मोर फ्रीक्वेंटली देन बिफोर। तो पहले जो है वैक्सिंग एंड वैनिंग्स जो है उनके बीच में डिफरेंस पहले 1 का ही था, अभी 2 का डिफरेंस बन गया। तो डिफरेंस 2 का बनने की वजह से अभी यहाँ पे वैक्सिंग एंड वैनिंग्स जो है वो बहुत फास्ट प्रोड्यूस होंगे। देखो यहाँ पे वैनिंग जो है वो ये है, और वैक्सिंग ये है, इन दोनों के बीच में देखो कितना कम डिफरेंस है, कम टाइम इंटरवल है। तो ये होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, वी कैन सी क्लियरली।
Again we'll see if suppose we increase the difference still further, अगर और ज्यादा डिफरेंस हम इंक्रीज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वैक्सिंग एंड वैनिंग्स का जो टाइम इंटरवल है वो और कम हो जाएगा, और अगर डिफरेंस और इंक्रीज करेंगे तो और ही वो गड़बड़ होगा, समझ सकते हो आराम से। तो डिफरेंस जितना हम कम करते जाएंगे तो उतना वैक्सिंग और वैनिंग के बीच में टाइम गैप बढ़ेगा। अगर दोनों का अगर सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, तो no waxings, no wannings will be formed, no bits will be formed. That means 0 bits will be formed. Okay, but if suppose the difference is 1, then we can see that bits will be produced after 1 second, every 1 second. तो हर 1 सेकेंड के बाद एक बीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर डिफरेंस 2 का है तो 2 बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। देखो ठीक से, 2 बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। इवन अगर सपोज यहाँ पे देखते हो तो इसमें भी देख सकते हैं डिफरेंस, अगर हमने 3 का किया, 3 का, तो 3 बिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। अगर डिफरेंस हमने 4 का किया तो 4 बिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू सिंपली। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से, और अभी हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। तो यहाँ पे क्या होता है वो हमने अच्छी तरह से देख लिया है, तो अभी ये डेरिवेशन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। So let us see the derivation now. Okay. तो डेरिवेशन के अंदर हमको क्या करना है, देखो ठीक से। सबसे पहले हमको 2 वेव्स लेने हैं। तो पहला जो वेव है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा, उसको हम लिखेंगे y1, which is going to be equal to a sin 2 pi into n1t. Okay, this is going to be the first wave which we have to add, and the second wave is going to be y2, which is going to be equal to a sin ब्रैकेट में आएगा 2 pi into n2t. okay, तो अभी यहाँ पे ये दोनों वेव्स जो है वो अभी ऐड होने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन we can say that the net displacement at that point is going to be the vector sum of the two displacements produced due to each of these waves, and in the next step we can get this as y is equal to y1, which is going to be simply a into sin of, तो यहाँ पे आ जाएगा sin of 2 pi n1 into t, okay, plus y2, which is going to be actually equal to a into sin of 2 pi into n2t. okay, and then we can just add these two equations by using the formula which we already have in the trigonometry. that क्या है हमारे पास फॉर्मूला। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से पहले a जो है कॉमन ले लेंगे। तो a बाहर लिया तो अंदर में बचेगा sin ऑफ, ब्रैकेट में आएगा 2 pi n1 into t, प्लस यहाँ पे आएगा साइन फिर से, एंड ब्रैकेट में 2 pi n2 into t. okay, now we have the formula in the trigonometry, that is sin c plus sin d. we know that it is actually equal to 2 sin c plus d by 2 divided by cos c minus d upon 2. तो ये अगर यूज करेंगे यहाँ पे, तो इधर मुझे बताओ c कौन है। तो देखो यहाँ पे ये c है, ये जो है ना ये हमारा c है, और ये 2 pi n2t मतलब कौन है, d है। तो अगर इनको यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में y is equal to a into 2 times sin of c plus d upon 2, मतलब ये देखो c plus d अगर करेंगे तो ये c है और ये d है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अंदर में बचेगा 2 pi। अच्छा, 2 pi कॉमन ले लेंगे, बेटर टेक 2 pi कॉमन, एंड विल बी लेफ्ट विथ n1 plus n2 into t. So this is the first bracket here, and in the next bracket we can have this cos of, ब्रैकेट में फिर आ जाएगा फिर से c minus d upon 2, करेक्ट है।
तो c minus d, this is again c and this is again d. When we make this c minus d, again 2 pi can be taken common. तो ये 2 pi फिर से बाहर आ गया और अंदर में क्या बचा, n1 minus n2 that is multiplied by t as it is and that is divided by 2 as it is. ठीक है. Now we will see this will be equal to actually y is equal to, इसको हम ऐसा लिखेंगे 2a into, अब ये cos वाला टर्म पहले लिख देंगे तो भी चलेगा. No doubt this 2 will get cancelled here. ये 2 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. इवन यहाँ पे भी हो सकता है लेकिन मत करो, ये रखो वैसे ही. ठीक है. तो देखो क्या होगा, क्यों मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तुमको तो पता चलेगा. तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया cos और ब्रैकेट में क्या आ रहा है यहाँ पे, इट गोइंग टू बी पाई इनटू ब्रैकेट n1 minus n2 into t. Okay, and that is multiplied by sine of, and in bracket here it is 2 pi as it is. तो ये 2 pi वैसे ही रखा और ये जो है ना n1 plus n2 upon 2, इसको हमको रिप्लेस करना है because it is going to be the average, right? तो n1 plus n2 upon 2 ये हमने रिप्लेस कर दिया इसको और into t, ये पूरा multiplied by t and that is going to be in the second bracket. Okay, now we will just replace ये देखो ये n1 plus n2 upon 2 ये जो है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल N से, ये चलो स्मॉल n से. ठीक है, स्मॉल n. सो ये जो पूरा ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा साइन 2 पाई n t, ऐसा बन जाएगा. और अभी देखो ठीक से, ये जो पूरा चक है ये 2a cos पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू t, ये पूरे को हम r डाल देंगे. ठीक है, विच वी कैन रिप्लेस इट बाय r. सो हियर 2a इंटू cos ब्रैकेट में पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू t is going to be replaced by r directly, जिसको हम resultant amplitude बोल सकते हैं. Then this equation itself will just get modified as y is equal to, ये पूरा क्या बन गया, r बन गया. देखो r into ये पूरा जो है तो ये as it is, दो साइन ऑफ ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये साइन ब्रैकेट में आ रहा है 2 पाई इंटू n1 प्लस n2 अपॉन 2. ये पूरा जो है इसको हमने क्या रिप्लेस किया, n रिप्लेस किया. ये देखो इधर n, तो वो बन गया n इंटू t एज इट इज. ओके, नाउ इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द ओरिजिनल 2 इक्वेशंस विच यू ऑलरेडी हैव, ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करो सिंपली हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशंस थे उनके साथ. क्या थे इक्वेशन, देखो ये देखो यहाँ पे, this is going to be the original equation here. y1 is equal to a sin 2 pi n1t and here is going to be y2 is equal to 2 pi sin n2t. Now these two equations when combined together we get another equation which is of same type, y is equal to r sin 2 pi nt, which means that from this equation we can say that the resultant equation is also an equation of wave, but its frequency is going to be n, which is going to be the average of the two frequencies. तो इनका इस रिजल्टेंट वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों वेव्स के फ्रीक्वेंसीज के एवरेज के बराबर है. ये बात समझ में आई. और अभी दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो वेरिएबल है. इस वेव का जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना मिल रहा है हमको, तो देखो ठीक से, the amplitude of resultant wave is actually going to be r, which is going to be 2a into cos, ये जो हमने यहाँ पे देखा देखो ठीक से, तो cos ब्रैकेट में आएगा पाई इंटू ब्रैकेट में n1 माइनस n2 इंटू t. ओके, तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड. ठीक है, अभी देखो ठीक से, ये एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड करता है. इसके अंदर ये टर्म जो आता है ना टाइम का, तो उसकी वजह से ही पता चलता है कि दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट अ कांस्टेंट
amplitude is variable. Variable means there are some time instants when amplitude will be minimum, and that is called as the waning. Remember, उसको ही हम waning बोलते हैं. And there are some instants of time when the amplitude will become maximum, and whenever the amplitude becomes maximum, that instant of time is called as waxing. Remember, waxing and wanings are the instants. Okay, time के instants है वो, इनको हमने waxing और waning बोल के रखा है. तो now let us try to find out the instants of time when the amplitude is maximum and amplitude is minimum. What should happen when the amplitude is maximum? अच्छा, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, ये जो पूरा है ये एज इट इज कॉपी करके लेंगे नेक्स्ट पेज पे, चलेगा? ये देखो, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इसको ही हम एज इट इज कॉपी करेंगे नेक्स्ट पेज पे. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड. ओके, नाउ सी, this amplitude is going to be minimum and maximum depending upon whether waxing or waning is formed. Okay, तो waxing के लिए condition क्या है? What is the condition for waxing? You can say the amplitude R must be actually plus or minus 2a. That means it should be maximum, which is possible only when this 2a into cos pi into n1 minus n2 into t must be equal to plus or minus 2a. and when this is possible, तो देखो ये 2a कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा cos ब्रैकेट में pi into n1 minus n2 into t is going to be equal to plus or minus 1. अभी ये हम जानते हैं कि cos का वैल्यू 1 या -1 कब बनता है? तो देखो, cos of 0 is 1, cos of pi is -1, again cos of 2 pi is 1, cos of 3 pi is -1, cos of 4 pi is again +1, and cos of 5 pi is -1, and so on like that up to infinity. तो ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर cos of this bracket is going to be plus or minus 1, that means what this bracket must be equal to pi into n1 minus n2 into t. ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, ये देखो इधर, या तो पाई होना चाहिए, या तो 2 पाई, या तो 3 पाई, 4 पाई, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी टाइम्स पाई. तो या तो 0, या तो पाई, या तो 2 पाई, या तो 3 पाई, या तो 4 पाई, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी लाइक दिस. तो these are the possible values of this ब्रैकेट. अभी लेकिन अगर इसको हमने पाई से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? देखो, so if we do throw out divide by pi, then we can get this simply as, तो यहाँ पे सिर्फ n1 minus n2 बचेगा बराबर. तो ये देखो, n1 minus n2 into t ये बचा यहाँ पे, जो इस तरफ बनेगा 0, फिर यहाँ पे पाई कैंसिल और बचेगा क्या? सिंपली 1. फिर इधर पाई कैंसिल और बचेगा क्या? सिंपली 2, फिर 3, फिर 4, and so on up to infinity. And if we take this n1 minus n2 also in the denominator, in the other side, then we can get the time instants when the waxing is formed. One is 0, the second is 1 upon n1 minus n2, the third is 2 upon n1 minus n2, the fourth will be 3 upon n1 minus n2, then again it is 4 upon n1 minus n2, and so on up to infinity, no doubt. Abhi these are the instants when waxing is formed, just because we have equated the condition for waxing. If we see here, तो अगर यहाँ पे देख सकते हो तो हमने ऑलरेडी वैक्सिंग का कंडीशन यहाँ पे यूज किया है. ये देखो, यहाँ पे हमने वैक्सिंग यूज किया था कि नहीं, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज द कंडीशन फॉर वैक्सिंग. ओके, एंड हेंस we can get the time interval between any two waxings. What is the time period of beats? That is called as a period of beats actually. The time interval between any two waxings is going to be period of beats, उसको हम बोलते हैं. What is the time interval between any two waxings? सबट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, या तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो,
या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी दो एडजेसेंट का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, देखो ठीक से, 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2 कितना बन रहा है, it becomes actually 1 upon n1 minus n2, and which means that अगर पीरियड ऑफ बिट्स इतना है, देखो ठीक से पीरियड, अच्छा अभी अगर हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ, पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनमें क्या रिलेशनशिप रहता है, वो तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो पीरियड ऑफ बिट्स अगर ये है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स क्या होगा, तो वो 1 अपॉन पीरियड होगा कि नहीं, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स विल एक्चुअली बी इक्वल टू 1 अपॉन पीरियड ऑफ बिट्स होगा, लेकिन पीरियड ऑफ बिट्स ऑलरेडी 1 अपॉन n1 माइनस n2 है, तो उसको अगर रख देंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन n1 माइनस n2, मतलब ही क्या बनेगा, वो सिंपली n1 माइनस n2 बनेगा, समझ सकते हो आराम से। सो वी कैन से दैट फाइनली वी आर गेटिंग दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स happens to be actually equal to n1 minus n2. That means the frequency at which the bits are formed, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स फॉर्म होते हैं उसको ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स, और वो कितना बनता है n1 माइनस n2। यही तो हमको प्रूव करना था जो हमने प्रैक्टिकली अभी देखा था, याद होगा आपको, तो यही हमने प्रूव किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू n1 माइनस n2, बट वी हैव प्रूव्ड इट यूजिंग द कंडीशन ऑफ वैक्सिंग ओनली। तो देखो यहाँ पे हमने वैक्सिंग का कंडीशन यूज करके ये प्रूव किया, लेट अस ट्राई टू प्रूव इट यूजिंग द कंडीशन ऑफ वैनिंग्स। तो उसके लिए फिर से हमको ये जो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है वो कॉपी करके लेना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, सी हियर, this is the equation of amplitude which you have copied it on the next page, and now we'll just use the condition of Wannings. What happens for Wannings? For Wannings the amplitude must be minimum, that means r must be exactly equal to 0, but when it is possible, when 2a into cos pi n1 minus n2 into t is going to be equal to 0, which is possible only when cos of this bracket pi into n1 minus n2 into t is going to be equal to 0. But when this is possible, क्योंकि हमको पता है cos of pi by 2 is 0, no doubt. Again we have that cos of 3 pi by 2 is also 0. Again we know that cos of 5 pi by 2 is also 0, and cos of 7 pi by 2 is again 0, and so on up to infinity. So if suppose the cos of this angle is equal to 0, what does it mean? That angle must be, means pi into n1 minus n2 into t, ये का इस एंगल का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, या तो pi by 2 होना चाहिए, या तो 3 pi by 2 होना चाहिए, या तो 5 pi by 2 होना चाहिए, या तो 7 pi by 2 होना चाहिए, या तो 9 pi by 2 होना चाहिए, या तो so on up to infinity, तो ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर इस कंडीशन को हम और इलेबोरेट करते हैं आगे जाके, तो सिंपली n1 माइनस n2 इंटू टी का वैल्यू हमको क्या मिल जाता है, तो उसके लिए हमको पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, just cancel this pi from all these terms, and what we get here is, you can get this equal to either you can get it as 1 by 2 or 3 by 2 or 5 by 2 or 7 by 2 and so on up to infinity, and then we can be able to find out the instant at which Wanning takes place, and that instant of time t will be 1 upon 2 times of n1 minus n2 as a first one. तो फर्स्ट इंस्टेंट ये रहेगा जहां पे वैनिंग फॉर्म होता है। ओके, सेकेंड इंस्टेंट क्या रहेगा जहां पे वैनिंग फॉर्म होता है, 3 upon 2 times of n1 minus n2. This is the second instant at which the wanning is formed. The third instant at which wanning is formed will be 5 upon 2 times of n1 minus n2. The fourth instant at which wanning is formed is going to be 7 upon 2 times of
n1 minus n2, and all these are the instants at which vanning is formed. And what is the period of bits? We can find out from this here. Again, we can say that the period of bits is nothing but the distance between or the time interval between any two vannings. तो कोई भी दो vannings के बीच में टाइम गैप कितना है, देखो इसमें से ये माइनस करो, या तो कोई भी दो सक्सेसिव को माइनस कर दो और देखो क्या मिलता है. तो 3/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2. तो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो एक ही बार आ जाएगा as it is. 2 times of n1 minus n2 is kept as it is, and in a numerator we can get this 3 minus 1, which is going to become 2. So 2/2 times of n1 minus n2 can become actually, अब यहाँ पे जो 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, सिंपली n1 देखो ठीक से, तो हमको सिंपली मिलेगा period of bits is equal to 1/n1 minus n2 as before. पहले भी हमको यही मिला था period, और once we get the period we can get frequency immediately. So what is going to be the frequency of bits? So the frequency of bits is actually going to be the reciprocal of this period. तो period already 1/n1 minus n2 है, तो frequency क्या बनेगा, n1 minus n2 बनेगा, and this is going to be the frequency of bits which we have to prove. That's it. So we have proved that the frequency of bits is actually going to be n1 minus n2. That is the difference of the frequencies of the two waves which are producing those bits. Remember. So this is the theory of bits. तो bits के बारे में हमने अभी आज देखा, derivation देखा, और इसके applications और details हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो चलो ठीक है, फिर यहाँ पे ये लेक्चर में एंड करता हूँ. अगर कुछ किसी को पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हो. ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके.